हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। ये हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 3 है, विच इज मोटिवेशन। हम जो भी इसमें टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो एज पर द सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हम यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड और यूनिट नंबर 2 विच इज इमोशनल प्रोग्रेस एंड पर्सनालिटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये हमने ये जो सेकंड यूनिट है, थोड़ी बड़ी यूनिट थी, तो इसको हमने दो पार्ट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। देन हमारा यूनिट नंबर 3 है विच इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में भी काफ़ी सारे सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि व्हाट आर द मोटिव्स and meaning of sports motivation, intrinsic and extrinsic motivation, achievement motivation, then Maslow theory of motivation, techniques of motivation, what is goal setting. ये सारी चीज़ें एंड देन साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन स्पोर्ट्स। तो हम इसमें साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन स्पोर्ट्स कैसा है कि प्री कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन हम क्या क्या सारी प्रिपरेशन करेंगे एंड इसके ऊपर इसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब है। सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज मोटिवेशन। एवरीबडी नोज बीइंग एन प्लेयर कि मोटिवेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जहाँ पे हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सके, हमारे आउटपुट्स अच्छे आए। तो जब भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोटिवेशन, तो हमें इसका थोड़ा फॉर्मल वे में, एक सिस्टमैटिक वे में एक डेफिनेशन देनी है। मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल ड्राइव दैट पुशेस एथलीट टू इनिशिएट, सस्टेन एंड डायरेक्ट देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीविंग गोल। तो ये जो मोटिवेशन होता है वो एक साइकोलॉजिकल ड्राइव होती है जो एक किसी एथलीट को पुश करता है कि वो अपने जो अपने गोल्स है उसको अचीव कर सके, और उसके जितने भी एफर्ट्स हैं, जो भी चीज़ें वो कर रहा है, वो सारे के सारे टुवर्ड्स द गोल हों। ऐसा नहीं है कि हम कंडीशनिंग किसी और चीज़ की कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग किसी और चीज़ की कर रहे हैं, मैच प्रैक्टिस हम किसी और चीज़ की कर रहे हैं, नहीं। तो जो भी हमारी चीज़ें, जो भी हमारे एफर्ट्स हैं, वो सारे के सारे टुवर्ड्स आर गोल होना चाहिए। तो इसके हिंदी में भी मैंने मेंशन किया है कि प्रेरणा एक मानसिक शक्ति है जो खिलाड़ियों को किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास शुरू करने, बनाए रखने और सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। देन इट इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या इन्फ्लुएंस करती है बेसिकली। इसमें तीन चीज़ें दी है: इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट। इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट को हम प्रयास की तीव्रता भी कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को हम कहते हैं प्रयास की दिशा, एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट को प्रयास की अटलता भी कहते हैं। इसमें इंटेंसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हाउ मच एनर्जी एन एथलीट पुट्स इनटू एक्शन और कंपटीशन, कि एक एथलीट कितनी एनर्जी उस कंपटीशन या ट्रेनिंग में लगा रहा है। देन डायरेक्शन, वेदर एन एथलीट सीक्स आउट चैलेंजेस और अवॉइड्स देम। इसमें ये बोला है कि जो एक एथलीट है, या तो वो उस चैलेंजेस को मीट कर रहा है, या तो उनसे अवॉइड कर रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, या तो उसके लिए वो मेहनत करेगा, या तो कहेगा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, या तो वो उस चीज़ को छोड़ देगा। देन आता है परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट, हाउ लॉन्ग एन एथलीट कंटिन्यूज वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल। मतलब वो कितना कंसिस्टेंट है, वो कितने लंबे समय तक अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है। ये आता है परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट। मोटिवेशन की डेफिनेशन ये हो गई। देन क्या चीज़ें वो इन्फ्लुएंस करता है: इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। तो आप इसको ये भी ऐसे याद कर सकते हैं, आईपीडी। आईपीडी क्या होता है? इंटेंसिटी, परसिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देन आता है व्हाई इज मोटिवेशन इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका आंसर आप बीइंग एन एथलीट खुद दे सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि हम ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सके अपने आप को, और लंबे लंबे समय तक ट्रेन कर सके। एंड जैसे कि ट्रेन हार्डन एंड लॉन्गर, अच्छी कड़ी मेहनत और लंबे समय तक मेहनत कर सके। देन आर मोर रेजिलियंट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स। रेजिलियंट क्या होता है कि जो हमारा गिव अप एटीट्यूड जो होता है वो नहीं होना, कि नेवर गिव अप एटीट्यूड को हम रेजिलियंट बोलते हैं। वो जो जब टफनेस आती है तो हम उन सेटबैक्स को फेस कर सके एंड आगे मूव कर सके। देन आता है शो ग्रेटर फोकस एंड मेंटल डिसिप्लिन। वो एक अच्छा फोकस शो करता है और हम डिसिप्लिन रहे, वो भी चीज़ शो करता है। किसकी हेल्प से? हम मोटिवेटेड है तो हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। देन आता है आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम बर्नआउट एंड मेंटल फटीग। मोटिवेशन हेल्प करता है कि हम मेंटली थके नहीं और बर्नआउट ना हो, और हम मोटिवेटेड रहे और लंबे समय तक किसी भी ट्रेनिंग को या कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सके। Then coaches and sports psychologists use motivation techniques to maximize athlete performance, maintain long-term commitment to the sport.
जो कोचेज और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मोटिवेशन टेक्निक को इस तरीके से यूज करते हैं कि जो एथलीट की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके और लंबे समय तक वो अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए कमिटेड रहे, और किस चीज में, स्पोर्ट्स में। तो ये होगी हमारी व्हाई मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट्स। देन आता है द रोल ऑफ कोचेज इन मोटिवेशन। कोचेस का क्या रोल है मोटिवेशन में? जैसे हमारे जो कोचेज है तो बेसिकली हमको इनकरेज करते रहते हैं, री करते रहते हैं हमारी चीज़ों को। क्या अब वो मोटिवेट कैसे करते हैं, इनकरेज कैसे करते हैं, वो हमें प्रेज करते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा किया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। वो हमारे अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो पहली चीज़ क्या होगी, इनकरेजमेंट एंड री। सो जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे तो जैसे ये जो की टर्म है इसको आप पहले टॉपिक में डालेंगे, इसके बाद आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको 5-6 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है। बट रैदर देन ऐसी वेग सी सब हेडिंग्स देना इतना अच्छा नहीं होता है। एक सिस्टमैटिक की टर्म्स वाली हमें हेडिंग्स देनी रहती है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि इनकरेजमेंट एंड री। देन आता है सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स क्या होता है कि हमें जो एक्चुअल में हम गोल्स वो अचीव कर सकते हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, और हम पहले छोटे अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम उनको अचीव कर सकें। ब्रेकिंग डाउन लॉन्ग टर्म सक्सेस इनटू स्मॉलर एंड अचीवेबल स्टेप्स। जो हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस है उसको हम छोटे छोटी पार्ट्स में डिवाइड करके ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। देन आता है प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, मतलब हेल्पिंग एथलीट्स रन फ्रॉम फेलियर्स विदाउट डिस्करेजमेंट। मतलब हम अपने एथलीट्स को इनकरेज करेंगे, हेल्प करेंगे कि जो ये मेरी फेलियर्स हुई हैं उससे हमें डिस्करेज नहीं होना है, उससे हमें हार नहीं मानना है, बल्कि हमें उन चीज़ों से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो हमारी वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, मतलब वो कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रही है। देन आता है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। कोचेस का क्या रोल है कि वो एक सकारात्मक वातावरण बनाना, जो वो टीम वर्क इम्प्लांट करें, वो सपोर्ट करें, वो अच्छा हेल्दी कंपटीशन बनाए। ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहाँ पे नेगेटिविटी ना हो, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में दिख रही हो और हो रही हो। तो इसका हो गया फॉस्टरिंग टीम वर्क सपोर्ट एंड हेल्दी कंपटीशन। ये कोचेस के रोल्स हो गए। देन आता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नहीं, टाइप्स ऑफ मोटिव्स। तो कितने टाइप के मोटिव्स होते हैं? सबसे पहले आता है प्राइमरी मोटिव, देन आता है सेकेंडरी मोटिव। ये प्राइमरी मोटिव हो गया, ये हो गया सेकेंडरी मोटिव। अब आप उसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैंने मोटिव्स लिखा, इसको बॉक्स कर देना। आप यहाँ पे लिखना प्राइमरी मोटिव्स, यहाँ पे लिखना है सेकेंडरी मोटिव। देन इसको भी आप ऐसे बॉक्स बना देना। देन आप इसके नीचे सब हेडिंग्स लिखेंगे, जैसे फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, सॉरी। देन इसमें और भी क्या है, पेन अवॉइडेंस मोटिव, देन आ जाएगा पेन अवॉइडेंस। देन सेकेंडरी में आ जाएगा सोशल। ऐसे करके आप इसका एक पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन आप एक्सप्लेन करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोटिव्स क्या होते हैं। प्राइमरी मोटिव्स, जो प्राइमरी मतलब जो प्राथमिक प्राथमिक होते हैं, जो सबसे पहले आते हैं, जो बेसिक लेवल पे होते हैं। तो ये होता है बेसिक बायोलॉजिकल इनेट मोटिव दैट आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड वेलबींग। मतलब ऐसे मोटिव जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं जो कि अंदर से आते हैं, कि हमें बेसिक सर्वाइवल जीने के लिए, अच्छे तरीके से रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज आर नॉट लर्न बट नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ये हम कोई सीखता नहीं है, ये खुद से एक ह्यूमन बींग के अंदर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हंगर, थर्स्ट, रेस्ट, अवॉइडेंस ऑफ पेन। मतलब हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें रेस्ट चाहिए, तो ये खुद से ये चीज़ें आई हुई है, ना कि ये हमें कोई चीज़ें सिखाता है। देन इसका प्राइमरी मोटिव्स का पहली चीज़ क्या है? दैट इज फिजियोलॉजिकल मोटिव, शारीरिक प्रेरणाएं। तो इसमें क्या चीज बताई है कि रिलेटेड टू बेसिक बॉडीली नीड्स, जो हमारी बॉडी की नीड्स है, जो एक एथलीट को जीने के लिए और उसकी एनर्जी लेवल के लिए जरूरी है, तो वो हो गई हमारी फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? अ फुटबॉलर ईटिंग अ हाई प्रोटीन डाइट टू मेंटेन स्ट्रेंथ। एक फुटबॉलर है वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है ताकि उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। और रनर ड्रिंकिंग वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड। एक रनर है जो रेगुलर बेसिस पे पानी पी रहा है ताकि वो एक हाइड्रेटेड रह सके। देन आता है पेन अवॉइडेंस मोटिव। पेन अवॉइडेंस मोटिव क्या होता है? एक unnatural tendency to avoid pain, injuries and uncomfortable situation.
इसमें पेन अवॉइडेंस होता है दर्द से बचाव की प्रेरणाएं। तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जहाँ पे कोई भी एथलीट या प्लेयर है कि उसको कोई इंजरीज ना हो या फिर कुछ भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन ना हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेता है। सपोज अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप पैडिंग करके जाते हैं प्रॉपर, आप हेलमेट पहनते हैं, अपने वियरेबल्स पहनते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारे पेन अवॉइडेंस मोटिव्स हो गए। तो इसमें एग्जांपल दिया है जिमनास्ट यूजिंग सेफ्टी मैट्स टू प्रिवेंट इंजरी। एक जिमनास्ट है वो सेफ्टी मैट्स को यूज कर रहा है ताकि उसको इंजरी ना हो। एंड अ बॉक्सर यूजिंग प्रोटेक्टिव गियर टू अवॉइड इंजरीज। एक बॉक्सर जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स पहन रहा है ताकि उसको इंजरीज ना हो। देन आता है हमारा सेकेंडरी मोटिव। सेकेंडरी मोटिव्स में क्या क्या हमारे पार्ट्स है। फर्स्ट है सोशल मोटिव। सोशल क्या होता है, सामाजिक प्रेरणाएं। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे हमें हमारा मोटिव होता है कि हमें रिकग्निशन मिले, हमें समाज में लोग एक्सेप्ट करें, हमें अप्रूवल मिले। तो ये सारी हो गई सोशल, जो कि लोगों से, सामाजिक लोगों से मिलती है, जो हमें प्रेरणा है उनके बारे में हम बात करते हैं। देन इसका एग्जाम्पल क्या है, अ प्लेयर वर्किंग हार्ड टू गेन अप्रिसिएशन फ्रॉम द कोच एंड टीममेट्स। अब एक प्लेयर है वो बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहा है ताकि उसको अपने कोच से और टीममेट से अप्रिसिएशन मिले, बढ़ावा मिले। सो देर आता है क्रिकेटर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस टू अर्न फेम एंड पॉपुलैरिटी। एक क्रिकेटर वो अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करे ताकि उसको फेम एंड पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिले। देन आता है अचीवमेंट मोटिव्स। अचीवमेंट मोटिव्स से आपको समझ में आ रहा है उपलब्धियों की प्रेरणा है, उपलब्धि की प्रेरणा। सो इसमें हमको हमारा डिजायर क्या है, हमारा क्या मोटिव है कि हम सक्सेस को अचीव कर सके, हम अपने गोल्स को सेट करें और हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। सो एथलीट विथ स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट मोटिवेशन आर, ये लोग जो होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है, अचीवमेंट मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनका मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं नेचर में, और वो विलिंग होते हैं कि वो और हार्डवर्क करें और रिस्क ज़्यादा लें। सो ये एक जो एथलीट जो जिनका मोटिवेशन, जो स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। देन एग्जाम्पल्स, अ स्विमर ट्रेन रिग्रेसली टू ब्रेक अ नेशनल रिकॉर्ड। एक स्विमर है वो कंटिन्यूसली बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वो नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक कर सके। अ चेस प्लेयर स्टडिंग एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज टू विन द टूर्नामेंट। जो एक चेस प्लेयर है वो एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज को पढ़ रहा है, समझ रहा है ताकि वो उस टूर्नामेंट को जीत सके। तो ये हो गया हमारे सेकेंडरी मोटिव्स में क्या क्या आ गया, सोशल मोटिव्स एंड अचीवमेंट मोटिव्स। देन आता है पावर मोटिव, अफिलिएशन मोटिव। तो पावर मोटिव्स क्या होते हैं, अ डिजायर टू कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेट अदर्स। इसको हम शक्ति की प्रेरणा भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारी डिजायर होती है कि हम कंट्रोल करें, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके हम और बाकी लोगों को डोमिनेट कर सके। कैसे, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल है टीम कैप्टन मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द टीम। सो एक टीम कैप्टन है वो जो अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा है और अपनी टीम को लीड कर रहा है। तो मोटिवेट कर रहा है मतलब कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपनी टीम को लीड कर रहा है। सो ये सारी क्या हो गई हमारे पावर्स। आर रेसलर, इसका सेकंड पॉइंट है, अ रेसलर एमिंग टू डोमिनेट अपोनेंट्स थ्रू स्ट्रेंथ। आप डोमिनेट की बात करेंगे तो एक रेसलर है उस वो एम कर रहा है कि वो ओपोनेंट को डोमिनेट कर सके अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू, की उसको गिरा सके। तो वो किस के बेसिस पे, अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे एम कर रहे हैं। देन आता है एफिलिएशन मोटिव्स। तो एफिलिएशन मतलब होता है संबंध बनाने की प्रेरणा है। सो इसमें क्या होता है, नीड टू बिलोंग, कनेक्ट एंड फॉर्म अ रिलेशनशिप इन अ टीम और अ ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है या प्लेयर है वो कनेक्ट करता है, अपनी रिलेशनशिप फॉर्म करता है, बिलोंगिंगनेस बढ़ाता है टीम या ग्रुप के साथ। जैसे एग्जांपल है, अ फुटबॉलर एंजॉयिंग टीम वर्क बॉन्डिंग विद द टीममेट्स। एक फुटबॉलर है वो उसको अच्छा लग रहा है अपनी टीममेट्स का जब वो बॉन्डिंग्स बना रहा है, जब वो साथ में टीम वर्क कर रहा है। सो ये हो गया अफिलिएशन मोटिव्स। अब बैडमिंटन प्लेयर परफॉर्मिंग बेटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोच एथलीट रिलेशनशिप। एक बैडमिंटन प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी कोच और एथलीट के बीच में रिलेशनशिप अच्छी हो गई है। देन आता है हमारा अग्रेशन मोटिव। तो अग्रेशन मोटिव्स में क्या आता है कि हमारा अग्रेशन, हमारा जो भी मोटिव्स है वो क्या, अर्ज टू विन, हमें जीतने के लिए करना है, हमें डोमिनेट करना है एंड हमें अपोनेंट्स को ओवर पावर करना है। सो ये क्या हो गया, अग्रेशन टू मोटिव्स। इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है पॉजिटिव अग्रेशन, एंड इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, ये होता है हमारा नेगेटिव अग्रेशन। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, सो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव भी याद रख सकते हैं आप, और पॉजिटिव अग्रेशन और नेगेटिव अग्रेशन भी याद रख सकते हैं।
देन एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अब बॉक्सर शोइंग कंट्रोल्ड एग्रेशन टू विन अ मैच, एक बॉक्सर है जो अपना एग्रेशन है वो कंट्रोल्ड वे में अपने आप को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मैच को जीत सके। देन आता है अ फुटबॉलर यूजिंग अग्रेसिव बॉडी मूवमेंट टू इंटिमिडेट दी ओपोनेंट्स, अपने ओपोनेंट्स को ऐसे अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है ताकि वो अपने ओपोनेंट्स को डिस्करेज कर पाए। तो ये हमारा हो गया अग्रेसिव मोटिव। देन आता है फियर मोटिव, मतलब भय की प्रेरणा है। सो डिजायर टू अवॉइड फेलियर, क्रिटिसिज्म एंड एम्बेरसमेंट, मतलब जहाँ पे हमारी डिजायर होती है कि हम फेलियर ना फेस करें, हम क्रिटिसिज्म, लोग जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं वो ना करें, हम एम्बेरसमेंट से बच जाएं। सो इसमें क्या होता है कि या तो वो इन सब चीजों से वो जो प्लेयर है या तो वो मोटिवेट होगा या तो वो डिस्करेज हो जाएगा। तो फियर ऑफ फेलियर दोनों तरीके से काम करता है, क्या या तो वो मोटिवेट होगा या तो डिस्करेज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल कैसे दिया है? अ स्प्रिंटर पुशिंग हार्डर टू अवॉइड लूजिंग अ रेस, एक स्प्रिंटर है, डर के मारे कि हम मैं हार जाऊंगा, लूज कर जाऊंगा, तो वो और अपने आप को हार्डर पुश कर रहा है ताकि वो रेस में जीत सके और वो हारे ना। अ जिमनास्ट प्रैक्टिसिंग एक्स्ट्रा टू अवॉइड मिस्टेक्स इन द कॉम्पिटिशन, सो एक जिमनास्ट है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो मिस्टेक्स अवॉइड करे, वो मिस्टेक्स ना कर पाए और ना करे ड्यूरिंग द कंपटीशन। तो ये हो गए हमारे फियर मोटिव्स। तो हमने कौन कौन से मोटिव्स अभी तक पढ़ लिए सेकेंडरी में? सबसे पहले सोशल एंड अचीवमेंट, SA, सोशल एंड अचीवमेंट। देन आ जाता है पावर एंड अफिलिएशन। देन आ जाता है अग्रेशन एंड फियर। तो आप ये देख सकते हैं SAQPF, तो आप इसका ये ट्रिक बना सकते हैं, सोशल, अग्रेशन, अफिलिएशन एंड वन मोर थिंग इज देयर, अचीवमेंट। देन हमारा आ गया P से पावर एंड F से फियर। सो ऐसे आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। देन आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, आंतरिक प्रेरणाएं क्या होती हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक होता है इंट्रेंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक जो होता है, जो हमें बाहर से कोई भी रिकग्निशन, हमें अगर कोई कोई अवार्ड्स देता है, कुछ मेडल्स देता है, कुछ प्राइज मनी देता है, तो वो एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक जो हमें खुद से अंदर से आती हैं चीजें कि हमें नहीं ये चीज करनी है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये क्या बात करता है? इट रिफर्स टू डूइंग एन एक्टिविटी फॉर द जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड इंटरेस्ट इट प्रोवाइड्स रादर देन फॉर एनी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की जगह पे जो भी उसको खुशी देता है, सेटिस्फेक्शन देता है, उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करता है, वो सारे हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं। और ये किसी भी इंसान के अंदर से आता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। देन इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए? प्लेइंग बिकॉज इट इज फन एंड एक्साइटिंग, सो हम क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये फन, उसमें हमें मजा आते हैं और एक्साइटिंग रहता है। पार्टिसिपेटिंग फॉर द लव ऑफ द गेम, हमें गेम से प्यार है इसलिए हम लोग उसमें चीजें पार्टिसिपेट करते हैं। इंजॉइंग द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव स्किल, हमें मजा आता है कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। देन फाइंडिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन एफर्ट एंड मास्टरी, हमें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने कोई चीज को अच्छे तरीके से और उस चीज में मास्टरी कर ली। तो ये सब किसका पार्ट हो गया? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो अब इसकी की इंट्रिंसिक मोटिव्स क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंट मोटिव्स हैं? सबसे पहली बात है एक्साइटमेंट, एक्साइटेड रहते हैं हम लोग, रोमांच बना रहता है। देन फन, हमें मजा आता है। लव ऑफ एक्शन, हमें जो हम काम कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है। देन डिजायर टू इम्प्रूव एंड डेमोन्स्ट्रेट स्किल, कौशल को बेहतर बनाने और दिखाने की इच्छा, की हमने जो भी स्किल सीखी है तो हम उसको और अच्छे से दिखा सके और इम्प्रूव कर सके। तो ये हो गए की इंट्रिंसिक मोटिव्स। देन आता है एक्सट्रिंसिक मोटिव्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे रिवॉर्ड्स या फिर प्रेशर, नॉट बाय द एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क इटसेल्फ। वो एग्जैक्टली एंजॉयमेंट से जरूरी नहीं है कि रिलेटेड हो, बट ये हमारे जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं उस पर बेस्ड होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स ये हैं कि कंपीटिंग फॉर ट्रॉफीज, मेडल्स और मनी, हम compete करें ताकि हमें ट्रॉफीज, मेडल या मनी मिले। एंड प्लेइंग टू रिसीव प्रेज, स्टेटस एंड अप्रूवल, हम क्यों खेल रहे हैं? ताकि हमें प्रेज मिले, स्टेटस मिले, अप्रूवल मिले सोशल इन्वायरमेंट से। देन पार्टिसिपेटिंग बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप और मीडिया रिकग्निशन,
हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि हमें स्कॉलरशिप मिले और हमें मीडिया से रिकग्निशन मिले। तो ये सारे हमारे हो गए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देन टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये दो टाइप के होते हैं। सो अब आपको जब भी पूछे कि मोटिवेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप उसको मोटिवेशन की डेफिनेशन देंगे, देन आप टाइप्स ऑफ मोटिव देंगे, देन आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में क्या क्या था, एक हो गया इंट्रिंसिक, एक हो गया एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक में भी दो आते हैं, एक आता है टेंजिबल, एक आता है इनटेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबल होते हैं जो मूर्त पुरस्कार होते हैं, जैसे मेडल, बेल्ट, ट्रॉफी। बेल्ट मतलब जैसे आप ताइक्वांडो होता है तो उसमें आपको ब्लैक बेल्ट, रेड बेल्ट, ग्रीन बेल्ट आते हैं। एंड इंटेंजिबल क्या होते हैं, जो हमें प्रेज, सोशल रिकॉग्निशन, हमें फेम मिलता है, जिनको आप छू नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, वो सारे आपके हो गए इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स। इसके साथ दी एडिटिव प्रिंसिपल भी होता है। इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कैन बी एडेड टू बूस्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, स्पेशली फॉर द एथलीट लो इन इंटरनल ड्राइव। ऐसे बहुत सारे इसमें बोला गया कि जो इंटरनल, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, हम उसको बूस्ट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सपोज कोई भी एक प्लेयर है, उसको खेलने के लिए बहुत लगाव है, बहुत खेल मतलब बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बट सम हाउ वो फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, या फिर उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स है। तो अगर उसको हम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स देते हैं, उसको स्कॉलरशिप देते हैं मंथली, तो वो उसको अल्टीमेटली जो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसको भी बूस्ट या बढ़ाने में हेल्प करता है। देन ये इसका एक चीज हो गई। देन रिसर्च, काफी सारी रिसर्च बताती है कि बहुत सारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो कम भी हो जाती है आफ्टर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स बिकम फोकस। मतलब जो बाहर से उसको मेडल्स, ट्रॉफीज, मनी मिल रहा है, उसकी वजह से काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ड्रॉप भी हो जाती है। ये इसकी काउंटर पार्ट ऑफ रिसर्च है कि ये कुछ चीजें जहाँ पे ये स्टडी शो करती है। सो साइकोलॉजी, आपको बेसिकली ये समझना है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपनी थ्योरीज दी हुई हैं। किसी का कुछ मानना होता है, किसी का कुछ मानना होता है, और जो वो लोग थ्योरीज दे रहे हैं उसके बेसिस पे काफ़ी दूसरे जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी थ्योरीज देते हैं। सो हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये थ्योरी एग्जैक्टली एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। साइकोलॉजी बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपनी रिसर्चेस पब्लिश की होती है, तो उसके बेसिस पे हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। देन आता है मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने क्या बोला था? सो मैस्लो एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन जो मोटिवेशन होता है वो एक हिरारकी में स्ट्रक्चर्ड होता है। जो हमारा मोटिवेशन है वो ऐसे एक हिरारकी में है जो एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। ये सबसे लोएस्ट लेवल है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने 1954 में, सो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने 1954 में ये थ्योरी दी थी। इसको हम पिरामिड या फिर 5 to 7 लेवल की ये थ्योरी है, जहाँ पे ये इसको अरेंज किया गया है ये पिरामिड शेप में। ये बेसिक टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाती है, यहाँ से ये बेसिक नीड्स से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। तो यहाँ पे इसका बेसिक आइडिया है कि सबसे पहले हम जो लोअर लेवल की नीड्स है उन पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम हायर लेवल पे जाएंगे। सो लोअर लेवल की नीड्स क्या है, ये वाली, ठीक है, जो ये सबसे नीचे बॉक्स बना है, उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। और हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो ये थ्योरी हमें समझने में हेल्प करती है कि वाई पीपल पार्टिसिपेट, हाउ टू कीप एथलीट्स मोटिवेटेड, एंड व्हाट द डीपर नीड्स माइट बी बियॉन्ड द परफॉर्म एंड रिवॉर्ड। तो क्यों पीपल लोगों को पार्टिसिपेट करना है, कैसे वो एथलीट अपने आप को मोटिवेट रखे, कैसे वो ज़्यादा डीपर उसकी नीड्स को समझ पाए और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को अचीव कर पाए और उसको रिवॉर्ड्स को समझ पाए। तो ये हमारी मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी बताती है, जो कि अब्राहम मैस्लो ने दी थी 1954 में। एक ये पिरामिड थ्योरी होती है जहाँ पे बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाते हैं। देन आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स वो होती है जो शारीरिक या जैविक आवश्यकताओं को पूरी करती है। जैसे जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं, जैसे फूड, वाटर, स्लीप, रेस्ट, वार्म एंड शेल्टर, मतलब हमें रोटी, कपड़ा, मकान और चीज़ें चाहिए होती है, वो हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जो एक किसी पर्सन को या एथलीट की नीड होती है। अगर हम इसको स्पोर्ट्स की बात करें, तो एक एथलीट को अच्छा खाना, सोना एंड उसकी बॉडी हाइड्रेट रहे ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, ये उसकी बेसिक नीड है। देन हम बात करते हैं
कि हमें माल न्यूट्रिशन एंड एग्जॉस्टेड एथलीट कैन नॉट फोकस ऑन ट्रेनिंग गोल। अगर कोई एथलीट है वो माल न्यूट्रिश्ड है, कि वो उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, एग्जॉस्टेड है, तो वो अच्छा ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं कर पाएगा और अपनी ट्रेनिंग या गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। ये इसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी। हम मतलब जहाँ पे बेसिक सर्वाइवल नीड्स की बात कर रहे हैं, ये इसका कीवर्ड है जहाँ पे हम बेसिक सर्वाइवल नीड्स की बात करते हैं। देन आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में हम सुरक्षा की आवश्यकताएं के बारे में बात करते हैं। वंस अ फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, जैसे ही हमारी फिजियोलॉजिकल नीड जो नीड्स है वो पूरी हो जाती हैं, उसके बाद इंसान चाहता है कि उसकी सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी की नीड्स पूरी हो। जैसे फिजिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबल इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट, और उसकी फाइनेंशियल मतलब उसके पास एक अच्छा अमाउंट हो ताकि उन्हें चीज़ों को पूरा कर पाए, एंड उसको फिजिकल सेफ्टी हो। तो ये हमने सेफ्टी के बारे में बात करी। अब इसको स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात करेंगे। तो सेफ ट्रेनिंग कंडीशन एंड इंजरी प्रिवेंशन आर द वाइटल, मतलब एक ऐसा एरेना जहाँ पे उसको इंजरी ना हो, मतलब अननेसेसरी कि बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर चीज़ों की वजह से उसको इंजरीज ना हो, और एक सेफ ट्रेनिंग इन्वायरमेंट कंडीशन उसको मिले। एंड एथलीट्स नीड जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, कि एक एथलीट को जॉब मिलने की सिक्योरिटी हो, उसका इंश्योरेंस हो, ताकि उसको कुछ भी प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर तो उसको कुछ भी लॉस ना ऐसे सहना पड़े। तो ये हमारी बात हो जाती है सेफ्टी नीड्स की। अब नेक्स्ट आता है सोशल नीड्स। जैसे ही हमारी सेफ्टी नीड्स की बात करते हैं, हम सेफ्टी नीड्स पूरी होती हैं, तो हम बात करते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड नीड्स। इसमें अब हम रिलेटेड टू समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस, हमारे आपस में लोगों से बातचीत हो, प्यार बना रहे, हमें लगे कि हाँ हम उनके साथ मिलजुल पा रहे हैं। ह्यूमंस चाहता है कि कनेक्शन बने और उनको लोग बाग आपस में एक्सेप्ट कर सके। एग्जाम्पल है कि फ्रेंडशिप, लोग आपसे फ्रेंडशिप करें, टीम वर्क हो, लव, सोशल इंटरेक्शन, मतलब लोगों से आप बात कर सके, लोगों में आपस में प्यार हो, एंड टीम वर्क हो, लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहें, फ्रेंडशिप्स हो। तो ये सब हमारी सोशल नीड्स है, जो एक इंसान की साइकोलॉजिकल नीड हम बोलते हैं। देन इन स्पोर्ट्स को हम कैसे टर्म करेंगे? बीइंग अ पार्ट ऑफ टीम, शेयरिंग अ बॉन्ड विद टीममेट्स एंड कोचेस। एक आप चाहते हो कि आप टीम का पार्ट बने, उनके साथ बॉन्ड शेयर करें अपने टीममेट्स एंड कोचेस के बीच में। देन एथलीट्स थ्राइव ऑन ग्रुप सपोर्ट एंड कैमरेडियन। तो कैमरेडियन मतलब होता है फ्रेंडशिप, एंड ग्रुप सपोर्ट, कि एक एथलीट चाहता है कि उसकी फ्रेंडशिप हो, ग्रुप का सपोर्ट हो। तो ये सारी किस चीज़ के बारे में हमने बात कर ली? सोशल नीड्स, जो कि होती हैं सामाजिक आवश्यकताएं। देन आता है हमारा एस्टीम नीड्स। तो एस्टीम नीड्स क्या होता है? आत्मसम्मान। जब हम अपने आत्मसम्मान की बात करते हैं, ये फोकस करता है अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन एंड सेल्फ वर्थ, जहाँ पे हमें अचीवमेंट की प्राप्ति हो, जहाँ पे हमें लोग पहचाने, रिकॉग्नाइज करें और हमारी वर्थ को समझे कि ये कुछ अच्छा कर रहा है और इसकी अच्छी वर्थ है। एग्जाम्पल है कि रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिले, उससे हमारा कॉन्फिडेंस, स्टेटस एंड रेपुटेशन अच्छा होगा। अब इसको हम स्पोर्ट्स के टर्म में बात करेंगे, तो अगर हमें मेडल्स मिलते हैं, अर्निंग अ प्लेस ऑन अ टीम, अपनी टीम में आप वो जगह बनाते हैं, बीइंग अप्रिशिएटेड बाय फैंस, आपके फैंस जो है आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये सारा आपका स्टीम नीड्स है। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रॉम हार्ड वर्क एंड इम्प्रूवमेंट, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी जब आप हार्ड वर्क एंड इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये सारी बातें हम स्टीम नीड्स की बात करते हैं। देन आता है कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स क्या होती है? जहाँ पे आपका नीड होती है कि आप एक नॉलेज को गेन करें, एक्सप्लोर करें, आप जो वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करें। ये सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव आ गई। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? क्रियोसिटी बढ़ाती है आपकी, आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज की बात करती है, आपका गेम का नॉलेज इंप्रूव करती है। तो ये सारी आपकी जो बौद्धिक चीजें हैं, उनकी उनके बारे में बात कर रही है। इन स्पोर्ट्स, लर्निंग टैक्टिक्स, आप नए नए टैक्टिक्स को लर्न करें, स्टडिंग द गेम, गेम को रीड करना, फिर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशन, तो आप उसकी साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन पार्ट्स को समझना। तो ये सारी क्या चीजें हो गई? कॉग्निटिव। एंड आपको हर नीड को आपके स्पोर्ट्स से रिलेट करना है, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। देन आता है एस्थेटिक नीड्स। एस्थेटिक नीड्स क्या होती हैं? जहाँ पे डिजायर टू ऑर्डर, ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इसमें हम बात करते हैं ब्यूटी की, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जाम्पल कि आप एक बहुत अच्छा ग्रेसफुल मूवमेंट्स कर रहे हैं, बीइंग एन जिमनास्ट, आपकी जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी एलिगेंट हैं एंड परफेक्ट हैं।
देन ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, आप एक अच्छा सुंदर अभिनय दे रहे हैं, जैसे अगर आप डांस कर रहे हैं तो वो काफी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस आ गया। सिमेट्री, मतलब एक अच्छा इक्वल वे में परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर हम इसको स्पोर्ट्स के वे में बात करें, एक जिमनास्ट एलिगेंट रूटीन, एक जिमनास्ट जो है जो अपना रूटीन फॉलो कर रहा है वो काफी एलिगेंट वे में फॉलो कर रहा है, जो अपनी स्किल्स को बहुत एलिगेंट और नाइसली परफॉर्म कर रहा है। देन आता है परफेक्टली टाइम्ड क्रिकेट शॉट, एक परफेक्टली करेक्ट टाइम पे एक शॉट लेना, दैट वी कैन से कि बहुत एकदम ग्रेसफुल या फिर ब्यूटीफुल मोमेंट था। एंड एथलीट हु सीक स्टाइल परफेक्शन एंड आर्टिस्ट्री इन परफॉर्मेंस, एक एथलीट है जो अपनी परफॉर्मेंस में स्टाइल परफेक्शन और आर्टिस्ट्री तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया एस्थेटिक नीड्स। देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हमारी सबसे हाईएस्ट नीड होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है, जहाँ पे हम रियलाइज करते हैं कि हमने अपने आप को अचीव करा है फुल पोटेंशियल पे। जैसे हम जहाँ पे एग्जाम्पल कहते हैं कि क्रिएटिव हो जाता है इंसान, वो उसको क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देता है, वो अपना पर्पस फुलफिल करता है, वो मास्टरी करता है उस चीज़ पे, और हमें इनर फुलफिलमेंट की भावना आ जाती है। सो एग्जाम्पल क्या है स्पोर्ट्स में, एथलीट ब्रेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड और फुलफिलिंग अ लाइफ लॉन्ग रिकॉर्ड। तो अब एक एथलीट है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और उसको लग रहा है कि हाँ नाउ फाइनली उसने अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम अपना अपनी चीजों को अचीव किया है। तो ये हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वयं की सर्वोच्च या उत्तम प्राप्ति, आत्म प्राप्ति। देन कंपीटिंग नॉट जस्ट टू विन बट टू द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, वो सिर्फ जीतने के लिए compete नहीं करते बट वो अपने बेस्ट वर्जन के लिए compete करते हैं। सो अब इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट एक नोट दिया है कि नॉट एवरीवन रीचेस दिस लेवल, इट्स रेयर, कि हर कोई उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, ये बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो पहुंच पाते हैं। सो ये हमारी मास्लो हिरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स हो गया। अब इसमें हमें ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना के आना है, ये दिस वन। सो इस डायग्राम को आपको अच्छे से बना के आना है। तो हमने जो भी चीजें समझी वो इसी से रिलेटेड समझी है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, एस्थेटिक नीड्स, एंड लास्ट में आता है जो सबसे हाई लेवल पे होता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देन हमने मास्लो हिरार्की थ्योरी पढ़ ली है। अब हम इसका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स पढ़ते हैं कि ये सारी चीजें स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई करी जाती हैं। सो स्पोर्ट्स कैन फुलफिल मल्टीपल लेवल, ये बहुत सारे मल्टीपल लेवल पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। सोशल की बात करें तो बिलोंगिंगनेस टू द टीम, की हम टीम से बिलोंग करते हैं। स्टीम्ड में हमें रिकग्नाइजेशन मिल रहा है फैन से या फिर हमें मेडल्स मिल रहे हैं। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे हमने अपना पीक पोटेंशियल अचीव किया, मतलब हमने खुद का सबसे अच्छा पोटेंशियल अचीव किया है। सो ये हमने इसी में पढ़ा था ऑलरेडी, इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है। देन एग्जाम्पल एक हम रीड कर लेते हैं कि यंग फुटबॉलर स्टार्ट प्लेइंग बिकॉज इट्स फन। एक छोटा बच्चा है, उसने फुटबॉल स्टार्ट किया खेलना, क्यों? क्योंकि उसको मजा आ रहा था, उसकी तो मजा आ रहा था, तो उसकी सोशल नीड उसकी पूरी हो रही है। लेटेस्ट विन द टूर्नामेंट, अब वो बाद में टूर्नामेंट जीतने लग गया, तो उसकी एस्टीम नीड पूरी हो रही है। इवेंचुअली बिकम्स अ नेशनल आइकन एंड फील्स फुलफिल्ड, अब धीरे धीरे वो नेशनल आइकन बन गया और उसने खुद को, उसको लग रहा है कि हाँ मैंने अपनी ड्रीम्स अचीव कर लिए हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। ऐसे आप अपने गेम के रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे सकते हैं या अपनी खुद की लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन आता है क्रिटिसिज्म एंड एक्सपेक्टेशन। अब हर साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है, बिकॉज ये तो किसी पर्सन ने अपनी रिसर्चेज में अपनी साइकोलॉजी बताई है। सो मैस्लो की मॉडल जो था, उसकी क्रिटिसिज्म ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इसी ऑर्डर में, जो हमने ट्रायंगल की बात करी थी, इसी ऑर्डर में फॉलो करे। कुछ कुछ लेवल्स कभी कभी स्किप भी हो जाते हैं, ये इसके बारे में बात की है कि जैसे एग्जाम्पल दिया कि मेनी एथलीट्स इग्नोर लोअर लेवल लाइक रेस्ट और सेफ्टी टू चेज हायर वंस लाइक एस्थेटिक और स्टेम नीड्स। बहुत से ऐसे एथलीट्स होते हैं जो लोअर नीड्स जो थी हमारी बेसिक सेफ्टी और सेफ्टी नीड्स वगैरह, वो बहुत सारे एथलीट्स इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो सीधे चाहते हैं कि वो चेज करते हैं हायर नीड्स को, जैसे कि एस्थेटिक्स एंड स्टीम नीड्स को। देन आता है a study showed 60%, 65% of ballet dancers has chronic injuries showing that they can sacrifice basic needs for the artistic goals। इसमें क्या है कि ये बताया कि जो बैले डांसर्स होते हैं, 60% 65% बैले डांसर्स, वो उनको बहुत
क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक चलती इंजरीज, और वो चीजें हो जाती है जिससे वो आपकी जो बेसिक नीड्स होती है वो सैक्रिफाइस कर देती है ताकि वो अपने आर्टिस्टिक गोल को अचीव कर सके। सो आर्टिस्टिक हमारा ऊपर का होता है नीड, इसको अचीव करने के लिए जो इसकी बेसिक नीड्स होती हैं, सेफ्टी नीड्स, वो चीजें वो इग्नोर कर देती हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, मतलब आलोचनाएं हैं और अपवाद है। देन टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, क्या क्या टेक्निक्स है मोटिवेशन की? तो यहाँ पे टेक्निक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या बात करता है? अब ये सारी चीजें ना जो हमने प्रीवियस अभी पढ़ी है, उनको हम कैसे कैसे अचीव करेंगे, क्या टेक्निक्स है जो हम स्पोर्ट्स में यूज करेंगे, उन सब चीजों के बारे में बात की है। सो एम्फेसाइजिंग इंजॉयमेंट एंड फन, ये एम्फेसाइज करता है इंजॉयमेंट एंड फन, जैसे आनंद और मजे पर जोर देता है। वाई इट वर्क्स, क्यों ये वर्क करता है? व्हेन स्पोर्ट इज फन एथलीट नेचुरली वांट टू पार्टिसिपेट मोर, कि जब स्पोर्ट में मजा आता है किसी स्पोर्ट्स में तो एथलीट जो होता है वो खुद से पार्टिसिपेट करता है। बस इसमें हमें क्या देखना है कि जो ट्रेनिंग है उसमें काफी सारी वैरायटी हो, ये नहीं है कि सेम सेम ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं। सो अवॉइड मोनोटोनस और ओवरली रिजिड रूटीन्स, वो सेम रूटीन और बहुत हेक्टिक रूटीन हमें नहीं फॉलो कराना है। एंड स्पेशली इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन एंड बिगनर्स बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉस टू अवॉइड बर्नआउट, ये बहुत इफेक्टिव होता है चिल्ड्रन और बिगनर्स के केस में, बट इम्पॉर्टेंट है कि उनको बहुत ज़्यादा बर्नआउट ना हो। सो ये इंटरेस्टिंग मोटिवेशन की टेक्निक है कि हमें अंदर से जो मोटिवेशन आता है हम उसको कैसे इन्हांस करें। सो सबसे पहली चीज़ है कि हम उनकी ट्रेनिंग में वैरायटी लाएं, हम उसको बार बार सेम ट्रेनिंग ना कराएं, और हम उनको बर्नआउट से बचाएं। उसका एग्जाम्पल है, a basketball coach ends each session with a playing light-hearted team shooting competition. Players leave the session excited for the next. एक जो बास्केटबॉल कोच है उसने जो लास्ट में सेशन खत्म किया है वो एक लाइट शूटिंग कंपटीशन ड्रिल से खत्म करवाया ताकि बच्चे एक्साइटेड रहें और वो अगली क्लासेस के लिए देखें कि हम कब नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे। देन आता है इंकरेजिंग मास्टरी एंड इम्प्रूवमेंट, हमें इनकरेज करना है बच्चों को कि वो अपनी प्लेयर्स को कि वो उन चीज़ों को मास्टर करें, अपनी स्किल्स को, और उसको इम्प्रूव कर सकें। जैसे वाइट वर्क्स मास्टरी सेटिस्फाई द ह्यूमन डिजायर फॉर कॉम्पिटियंस एंड पर्सनल ग्रोथ, की जो मास्टरी होती है वो एक ह्यूमन के डिजायर को कंप्लीटनेस का डिजायर देती है एंड उसकी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। जैसे एक हेल्प एथलीट्स टू सेट पर्सनल परफॉर्मेंस गोल, एग्जांपल इम्प्रूविंग टाइमिंग और एक्यूरेसी। अगर मेरी मास्टरी करी मैंने किसी भी स्किल में, मैंने इम्प्रूवमेंट किया, तो मैं अपना खुद का एक परफॉर्मेंस गोल सेट करूंगी और मैं अपनी टाइमिंग्स को इम्प्रूव करूंगी कि अभी तक मैं ये यहाँ तक मैं टारगेट अचीव कर पा रही थी, अब मैं अच्छी इम्प्रूव करके यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करूंगी। सेलिब्रेट स्मॉल विंस नॉट जस्ट द मेडल्स बट द स्किल मास्टरी, हमें हर छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना है, ना कि सिर्फ मेडल्स को, बट हमें अपनी स्किल पे भी मास्टरी करनी है। देन कीप द फोकस ऑन बेटर देन येस्टरडे नॉट जस्ट द विनिंग, हमें जो हम पहले थे उससे बेटर करना है, ना कि हमें सिर्फ विनिंग पे फोकस करना है। इसका एग्जाम्पल दिया है, अ स्विमर शेव्स अ सेकंड ऑफ हर लैप एंड द कोच एक्नॉलेज इट एज अ पर्सनल माइलस्टोन, एक स्विमर है वो सेकंड आया है बट उसका जो कोच है वो उसकी पर्सनल, उसका टाइमिंग जो उसने अच्छा किया है उसको वो इनकरेज कर रहा है और एक्नॉलेज कर रहा है। देन आता है प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में इसमें क्या वर्क करता है? स्वतंत्रता देना, मतलब आप बच्चों को खुद, एथलीट्स को खुद ही कंट्रोल दो कि आप खुद चीजें करो, वो अपनी सेल्फ ड्रिवन चीजें करें, जैसे कि वो वार्म अप एक्टिविटी खुद से चूज करें, अपनी टीम की स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी। Why it works? When athletes feel in control, their motivation becomes self-driven. And let athletes choose their warm-up activity or say the team strategy. Use guided discovery. Ask question instead of using giving instruction. Avoid micromanaging every action. मतलब आप बच्चों को खुद स्वतंत्रता दें, हर चीज खुद से ना मैनेज करें, आप उनको गाइड करें ताकि वो कुछ नया खोज के लेके आए। सो इसका एग्जाम्पल है, अ कोच लेट प्लेयर सेलेक्ट देयर रोल फॉर द प्रैक्टिस मैच, दे इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम कोहेजन। एक कोच अपने प्लेयर्स को खुद से बोले कि आप खुद सिलेक्ट करो रोल की, आपको क्या 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 चीज़ें चाहिए प्रैक्टिस मैच में कैसे करानी है, ताकि उसका रोल ऑफ रिस्पॉन्सिव पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े और उसकी टीम बॉन्डिंग अच्छी हो। तो ये हो गया प्रोवाइडिंग दी ऑटोनॉमी, ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की एक टेक्निक है। देन आता है पॉजिटिव कोचिंग स्टाइल। एक पॉजिटिव मतलब सकारात्मक कोचिंग शैली, जहाँ पे
बीइंग एन कोच आपको एक बच्चे को सपोर्ट करना है ताकि उसका कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म अच्छा हो सके। जैसे आप यूज करेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब आप उसको उसके एटीट्यूड, उसकी क्रिएटिविटी को, उसके उसके एफर्ट्स को बढ़ावा देंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आप ऐसे ही करते रहें। एंड आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, मतलब जहाँ पे आप उसको सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप उसको ये बताएंगे कि आप कैसे इम्प्रूव करें, कहाँ पे चीज़ें हमारी गलत हो रही है और उन चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम उसकी बात करेंगे। देन बिल्ड ट्रस्ट एंड इमोशनल सेफ्टी। हम एथलीट के साथ जो प्लेयर्स हैं उनके साथ एक ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी बिल्ड करेंगे। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट अ प्लेयर फॉर मिसिंग अ गोल, द कोच सेज a great positioning, next time try using the inside of your foot। कि कोई बात नहीं, गोल मिस हो गया, बट आपको ये नहीं बोलना है कि क्या कर दिया ये और वो, आपको बल्कि ये बोलना है कि अच्छा पोजीशन था, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है कि आप इनसाइड फुट को यूज कर सको। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव कोचिंग स्टाइल। देन हमारा आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है? गोल सेटिंग जो होता है एक एथलीट को सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस देता है कि आपको, कि आपने जो जो भी काम करना है किस तरफ करना है ताकि आपका एक पर्पसफुल हो सके। तो गोल सेटिंग की बात करते हैं तो लक्ष्य को निर्धारित निर्धारित करता है। मेक अ गोल स्पेसिफिक, जो आपका गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। टू गेट बेटर, और आप इन चीज़ों की बात करेंगे। देन यूज शॉर्ट टर्म गोल्स, आपको छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स यूज करने हैं ताकि आप उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सके। मेक देम चैलेंजिंग बट अचीवेबल, उनके जो छोटे छोटे गोल्स आपने सेट किए हैं वो थोड़े चैलेंजिंग होने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि वो अचीव नहीं कर सके, वो ऐसे होने चाहिए कि वो प्लेयर थोड़ी मेहनत के बाद चैलेंजेस फेस करने के बाद अचीव कर सके। जैसे एग्जाम्पल, a sprinter sets a goal to improve 100-meter time by 0.3 seconds in the next month। तो एक स्प्रिंटर है, वो अपना गोल सेट कर रहा है कि वो 100 मीटर टाइमिंग पर 0.3 सेकंड से इम्प्रूव करे नेक्स्ट मंथ तक। ना कि ये बोल दो कि आपको 2 सेकंड आपको इम्प्रूव करना है, 3 सेकंड इम्प्रूव करना है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया गोल सेटिंग। देन आता है एनकरेजिंग टीम बिलोंगिंगनेस, आपको इनकरेज करना है कि टीम की भावना को बढ़ाएं। Why it works? Humans are social beings, feeling accepted and valued boost the commitment। अगर वो accepted feel कर रहा है, वैल्यूड फील कर रहा है, तो उसकी कमिटमेंट बढ़ेगी। एग्जाम्पल है कि प्रमोट करना में टीम कल्चर को, यूनिटी को एंड उसकी जो वैल्यूज है उन चीज़ों को। एंड यूज ग्रुप चेयर्स रिचुअल्स एंड टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, मतलब ग्रुप में आपस में चेयर अप करना एक दूसरे को, उसके रिचुअल्स फॉलो करना, पेप टॉक करना एंड उसकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को फॉलो करना। एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अर्ली टू मेंटेन पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं टीम में, मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं, उनको तुरंत के तुरंत सॉल्व करना और उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बदलना। एग्जाम्पल, आर वॉलीबॉल टीम होल्ड द टीम टॉक सेशन एवरी वीक टू डिस्कस द गोल्स एंड सपोर्ट ईच अदर। एक वॉलीबॉल टीम जो है वो हर वीक में एक टीम टॉक रखती है कि आपस में सब बात करेंगे और अपने गोल्स को डिस्कस करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया इंकरेजिंग टीम बिलोंगिंगनेस। तो ये सब हमारे इंट्रिंसिक की टेक्निक्स थे। अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की टेक्निक्स। एक्सट्रिंसिक, जो हम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, इसमें रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स की बात करेंगे, जिसको हम इनाम और प्रोत्साहन भी बोलते हैं। कैसे वर्क करता है? यहाँ पे टेंजिबल रिवॉर्ड्स को जो होते हैं रीइंफोर्स करते हैं एफर्ट्स को, जो हेल्प करता है कि स्पेशली यंग और न्यू एथलीट्स है उनको मोटिवेट रखने में। एग्जाम्पल है कि रिकॉग्नाइजेशन एफर्ट, अटेंडेंस एंड इम्प्रूवमेंट, नॉट जस्ट अ विक्ट्री। जो इसके रिवॉर्ड्स हम दे रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो रेगुलर आ रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है, नॉट जस्ट ओवर द विक्ट्री। ठीक है। इसमें हम सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं, जैसे बैजेस एंड सर्टिफिकेट्स। देन एग्जाम्पल दिया है स्ट्रिंग से रिवॉर्ड का, कोचेस गिव्स द हार्डेस्ट वर्कर ऑफ अ वीक बैज टू रिकॉग्नाइज कंसिस्टेंट एफर्ट इन द प्रैक्टिस। कि एक कोच है, उन्होंने जो रेगुलर हार्ड वर्क कर रहा है एक वीक में, उसको एक बैच दिया है ताकि वो अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट एंड रेगुलर रख सके। देन आता है हमारा परफॉर्मेंस फीडबैक। ये हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की टेक्निक है, जहाँ पे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देना। यहाँ पे एथलीट को बताना होता है कि वो कैसा कर रहे हैं और वो कैसे उसको इम्प्रूव करे। ठीक है। एथलीट्स नीड टू नो हाउ दे आर डूइंग एंड हाउ टू इम्प्रूव। मेक इट इमीडिएट सो एथलीट्स कैन रिलेट टू द एक्शन। उसको तुरंत तुरंत ये फीडबैक्स मिलना चाहिए ताकि वो समझ सके और उसको अपने एक्शन में ला सके। कीप इट स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल, उसको आप स्पेसिफिक बताएंगे और थ्रू एक्शंस बताएंगे कि ये चीज सिर्फ ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, उसको करके दिखाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ एक्शंस ऑल्सो बताएंगे।
कीप योर एल्बो टग्ड, आप अपनी एल्बोज को अंदर रखें, rather देन वेक, कि हम आपको सिर्फ बोल दें कि हाँ गुड जॉब, ऐसा नहीं ऐसे करो। सो आप उसको स्पेसिफिक और एक्शनेबल रखेंगे। बैलेंस पॉजिटिव एंड करेक्टिव कमेंट्स, आपको बैलेंस रखना है कि आप पॉजिटिव और करेक्टिव कमेंट्स दें उनको। एग्जाम्पल है, a coach tells a short put athlete, your footwork was strong, next time keep your hip facing forward for more power, कि आपका फुटवर्क अच्छा था, मगर नेक्स्ट टाइम जो आपका हिप है वो फेस करना चाहिए फॉरवर्ड की तरफ, ताकि और ज्यादा पावर जनरेट हो सके। ठीक है, तो ये हो गया परफॉर्मेंस फीडबैक। देन हम बात करते हैं कंपटीशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, प्रतिस्पर्धा और मान्यता की बात करेंगे। ये फ्रेंडली राइवलरी एंड रिकॉग्नाइजेशन बिल्ड करती है, जहाँ पे आपकी एनर्जी, एफर्ट एंड प्राइड मेंटेन बिल्डअप होती है। सो आपको एक ऐसा स्किल कॉन्टेस्ट कराना है या छोटे छोटे टूर्नामेंट्स कराने हैं जहाँ पे टीम्स मिले, आपकी विद इन द टीम की बात हो रही है ये। देन दोनों की परफॉर्मेंस को आप रिकॉग्नाइजेशन दें एंड उनकी स्पोर्ट्समैनशिप को भी बढ़ावा दें। यूज प्रेजेस इन पब्लिक एंड क्रिटिसिज्म इन प्राइवेट, आप उनको पब्लिक में प्रेज करें एंड अकेले में उन्होंने जो गलती करी है उनको बताएं। देन एग्जाम्पल है, कोच अनाउंसेस इन फ्रंट ऑफ द टीम, रिया शोड एक्सीलेंट डिसिप्लिन फोकसिंग ऑन द ट्रेनिंग दिस वीक, वेल डन, कि वो लोग सबके सामने कोच प्रेज कर रहा है कि रिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बिकॉज वो एक डिसिप्लिन थी और उसकी जो ट्रेनिंग है अच्छी रही। देन आता है यूज ऑफ सिंबलिक प्रोग्रेस, कि हम सिंबलिक प्रोग्रेस को यूज करें, जैसे प्रगति का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, कि विजुअल मेकर्स मार्कर्स ऑफ प्रोग्रेस प्रोवाइड मोटिवेशन एंड प्राइड, जैसे जो मार्शल आर्ट्स जो होते हैं उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बेल्ट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स। सो वो दिख रही है, वो चीजें जो प्रोग्रेस है वो दिख रही है, तो वो आपको मोटिवेशन एंड प्राइड बढ़ाती है। So each level of progress gives athlete a sense of achievement, हर एक लेवल उसको एथलीट को अचीवमेंट का सेंस देती है। एग्जाम्पल, अ कराटे स्टूडेंट्स अर्न अ येलो बेल्ट आफ्टर पासिंग अ टेस्ट, मोटिवेटिंग देम टू अचीव देन फॉर द नेक्स्ट मंथ। एक स्टूडेंट है जिसको येलो बेल्ट मिला है टेस्ट पास करने के बाद, तो उसको मोटिवेट कर रहा है कि अब वो आगे की तरफ बढ़े। देन आता है, ये हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन की टेक्निक्स पढ़ी है। सो इसमें कौन कौन से, यूज ऑफ सिंबॉलिक प्रोग्रेस, कंपटीशन रिकॉग्नाइजेशन, परफॉर्मेंस फीडबैक एंड रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, ये हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की टेक्निक्स हैं। देन हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू गोल सेटिंग्स। व्हाट इज गोल सेटिंग्स? तो जो गोल सेटिंग्स होती है एक पावरफुल एंड वेल एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजिकल टूल है। तो इसके हम की टर्म्स लिखेंगे, पावरफुल एंड वेल एस्टैब्लिश्ड, मतलब अच्छी तरीके से हमने जो डिसाइड किया है कि ये चीजें हमें compete करनी है, वो एक साइकोलॉजिकल टूल है जहाँ पे एथलीट यूज करते हैं या कोचेस यूज करते हैं। क्यों किया है? ताकि उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो सके, परफॉर्मेंस बढ़े, उनकी मोटिवेशन बना रहे, उनका फोकस बढ़े, वो अपने प्रेशर को मैनेज कर सकें। ये सब हो गया गोल सेटिंग। अ गोल इज डिफाइंड a target or an objective that a person tries to achieve through efforts and action। गोल एक टारगेट होता है या ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ पे एक पर्सन ट्राई करता है ताकि वो अपने टारगेट्स और अपने एफर्ट्स को अचीव कर सके। तो ये हो गया गोल। इन हम अब गोल्स को स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बात करें तो गोल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस सेशंस को स्ट्रक्चर करने में, ताकि हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सके, हमारा विजन बढ़े। क्यों? ताकि हम सक्सेस को अचीव कर सके। ये बात कर ली हमने गोल सेटिंग की, गोल क्या होता है एंड इन टर्म्स ऑफ गोल इन स्पोर्ट्स। Example, a basketball player might set a goal to improve their free throw percentage by 60 to 75% over the next 6 weeks। एक बास्केटबॉल प्लेयर है कि उसने अपना गोल सेट किया है ताकि वो नेक्स्ट 6 हफ्तों में अपना जो शूटिंग परसेंटेज है 60% उससे इम्प्रूव कर सके 75%। तो ये हमारा गोल सेटिंग हो गया। अब टाइप्स ऑफ गोल्स क्या क्या होते हैं? तो पहला है आउटकम गोल। सो इसमें जो ये फोकस करते हैं कि वो एंड रिजल्ट पे बात करते हैं, सच एज विनिंग द मैच एंड अचीविंग अ मेडल। सो ये आउटकम गोल हो गया। इसका एग्जाम्पल है विन द स्टेट चैंपियनशिप, हम एक स्टेट चैंपियनशिप विन करने पे टारगेट कर रहे हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी सीमा क्या है कि हम डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, बाहरी कारकों पे हम डिपेंडेंट है, जैसे लाइक अपोनेंट्स की परफॉर्मेंस। ठीक है। देन आता है सेकंड, परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल क्या होता है? प्रदर्शन का लक्ष्य। तो रिलेटेड टू अचीव अ पर्सनल स्टैंडर्ड, व्यक्तिगत मानकों को प्राप्त करना रिगार्डलेस ऑफ आउटकम।
इसमें होता है कि हम आउटकम पे ध्यान नहीं देते हैं, हम पहले गोल हमारा रहता है कि हम अपने पर्सनल खुद की चीजें अचीव कर सके। एग्जाम्पल, 100 मीटर रन इन 11 सेकेंड्स, कि हम 100 मीटर की रन है 11 सेकेंड में कंट्रोल कर पाए। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जो एथलीट होता है वह कंट्रोल्ड होता है और वो उसका बूस्ट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, क्योंकि वो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस की बात पहले कर रहा है। देन आता है प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल क्या होता है? जो एक टेक्निक और स्ट्रैटेजी यूज करता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। देन एग्जाम्पल है मेंटेन करेक्ट पॉस्चर ड्यूरिंग अ स्प्रिंट, कि हम अपनी पॉस्चर को सही तरीके से रखें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्प्रिंट। इसका बेनिफिट है कि वो आपका फोकस बढ़ाता है और आपका फॉर्म भी अच्छा करता है। तो ये हो गया प्रोसेस गोल। देन ये तीन चीजें होती है, आउटकम, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस। तो ये टाइप्स ऑफ गोल हो गए। सो इसमें आप ऐसे रख सकते हैं OP स्क्वायर। ठीक है, टाइप्स ऑफ गोल्स। देन आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग्स की क्या क्या बेनिफिट है? तो ये इनहांस करती है आपकी फोकस, अच्छा आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है, एकाग्रता को बढ़ाना। एथलीट्स आर लेस डिस्ट्रैक्टेड एंड मोर टास्क ओरिएंटेड। जो एथलीट्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं और अपने टास्क में फोकस करते हैं। देन आता है इंक्रीज द मोटिवेशन, प्रेरणा बढ़ाता है। गोल्स एक्ट एज अ मोटिवेटर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। जो गोल्स होते हैं वो मोटिवेशन के जैसे काम करते हैं जब आप किसी भी ट्रेनिंग या कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। सेकेंड है इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मविश्वास को सुधारता है। अचीविंग गोल्स लीड्स टू सेंस अकम्प्लिशमेंट, सिद्धि की भावना शो करता है। देन प्रोवाइड्स डिस्ट्रैक्शन एंड पर्पस, ये आपको डायरेक्शन सॉरी प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पस, ये आपको एक डायरेक्शन और एक आपको पर्पस देती है, जैसे दिशा और उद्देश्य आपको प्रदान करते हैं। क्लियर गोल्स गिव्स एथलीट्स अ रीजन टू ट्रेन, उसके जो क्लियर एग्जैक्टली गोल्स है वो एथलीट को रीजन देती है कि वो क्यों ट्रेन करे, और पर्पस देती है, मान लीजिए। तो ये बेनिफिट्स तो मैं आपको बता रही हूँ, बट आप खुद से भी अगर आप एक गोल सेट कर रहे हैं तो आपका फोकस बढ़ेगा, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा, एक आपको डायरेक्शन देगा। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। देन आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऑटोमेटिकली अगर आप गोल सेट कर रहे हैं तो आप ऐसे ही करेंगे ताकि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़े, तो वो क्या हो गया, आपकी परफॉर्मेंस को सुधार रहा है। तो स्ट्रक्चर अ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द गोल रिजल्ट इन अ स्किल एनहांसमेंट, ऐसे गोल्स बनाना है कि आपकी प्रैक्टिस में जो आपकी स्किल है वो धीरे धीरे बढ़े, मतलब आपकी कौशलता का विकास हो। देन मैनेजेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, आपकी चिंता और तनाव को नियंत्रित करना। क्लियर टारगेट रिड्यूस मेंटल क्लटर, मानसिक भ्रम को भी कंट्रोल करना। फिर आता है डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, आपके अंदर अनुशासन को विकसित करना। इनकरेज रेगुलर ट्रेनिंग एंड कंसिस्टेंट, आपको इनकरेज करना कि आप रेगुलर ट्रेनिंग करें एंड कंसिस्टेंट रहें। एग्जाम्पल दिया है, स्विमर हु सेट्स वीकली लैप गोल इज मोर कंसिस्टेंट इन ट्रेनिंग देन वन विदाउट एनी बेंचमार्क। एक जो स्विमर होता है, एक स्विमर है जो कि अपने वीकली टारगेट सेट कर रहा है, रदर देन एक पर्सन जहाँ पे किसी ने बेंचमार्क ही सेट नहीं किया, तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी आएगी अपनी ट्रेनिंग करने में। सो ये हमारे बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग्स हो गया। देन प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग्स क्या होते हैं? सो अब प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या, हम गोल सेट तो कर रहे हैं बट हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आता है स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, होता है कि मतलब वो एक विशिष्ट एंड मापने योग्य होना चाहिए, मतलब वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आप चीज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही होना चाहिए और हम उसको माप सके, ऐसा होना चाहिए। अवॉइड वेग स्टेटमेंट्स, अब मैं बोल लूँ कि मैं सीधे माइकल जॉर्डन बन जाऊंगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो मेजरेबल होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। सो like better play use numbers to clear criteria, so score 3 goals in next 5 game, कि हमें जैसे हम स्पेसिफिक मेजरेबल ये है कि हम ये बोले कि मुझे नेक्स्ट 5 गेमों के अंदर 3 गोल मारने ही मारना है, या फिर और एक अनस्पेसिफिक और गलत क्या हो सकता है कि मैं बोलूँ मुझे 100 गोल मारने हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन आता है मॉडरेटली डिफिकल्ट बट रियलिस्टिक, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए बट रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, शुड स्ट्रेच द एथलीट विदाउट डिस्करेजिंग। उसके बाद एग्जाम्पल इसका दिया कि इंक्रीजिंग पुश काउंट बाय 10% ईच वीक, मतलब वो धीरे धीरे उस चीज को अचीव कर सके। एग्जाम्पल है कि वो अपना काउंट जो है पुशअप का धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में 10% से बढ़ाऊं, ऐसे करके, ताकि वो उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ रहा है बट वो रियलिस्टिक वे में बढ़ रहा है। देन पॉजिटिवली वर्डेड, सकारात्मक रूप से व्यक्त, स्टेट व्हाट टू अचीव एंड नॉट व्हाट टू अवॉइड। तो इसमें ये बताया है कि हमें
क्या प्राप्त करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो गुड, इम्प्रूव रिएक्शन टाइम, हमें रिएक्शन टाइम इम्प्रूव करना है। बैड, अवॉइड स्लो स्टार्ट, हमें स्लो स्टार्ट नहीं करना है। देन ये हमारा पॉजिटिवली वर्डेड हो गया। देन आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हमें डिसाइड करने रहेंगे। तो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स को ऐसे सेट करना है ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। एग्जाम्पल, इम्प्रूव बॉल कंट्रोल दिस मंथ, ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। टू बिकम अ टीम प्ले मेकर, दैट इज हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अगर किसी को पॉइंट गार्ड बनना है तो उसकी ड्रिबल्स अच्छी होना चाहिए, तो सबसे पहले टारगेट करेगा कि मैं अपनी ड्रिबल को इम्प्रूव करूं। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट टर्म गोल। और बीइंग अ पॉइंट गार्ड, हमें प्ले मेकर बनने के लिए हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। देन हम इंडिविजुअल एंड टीम गोल की बात करते हैं। तो इधर पे हमें कंबाइन करना है अपने पर्सनल गोल को और टीम को ऑब्जेक्टिव को, ताकि हमारी यूनिटी बनी रहे और हमारा सबका सेम गोल रहे अचीव करने में। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल गोल्स को ऐसे कंट्रोल करना ताकि हम अल्टीमेटली टीम गोल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें। देन आता है प्रैक्टिस एंड कंपटीशन गोल्स। तो प्रैक्टिस एंड कंपटीशन गोल्स क्या होता है? इसमें प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य होता है, जहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारे जो गोल्स ऑफ ट्रेनिंग है एंड फॉर मैचेस है। तो हमारे जो हमारी स्किल बिल्डिंग है, हम उसको कैसे, जो हमने स्किल बिल्डअप करी इतने टाइम में, हम उसको कैसे मैच में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, देन आता है रिटर्न एंड मॉनिटर्ड, लिखित और निगरानी की गई। तो रिटर्न गोल्स इनहांसेस कमिटमेंट एंड मॉनिटरिंग हेल्प्स ट्रैक द प्रोग्रेस। तो इसमें क्या बात की गई है कि अगर हमने रिटर्न लिखा है अपने गोल को, तो हमें उसको इजी होगा अपनी चीज को मॉनिटर करने में कि हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो ये चीज हो गई हमारी रिटर्न एंड मॉनिटर। तो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग्स की हमने बात कर ली कि क्या क्या चीजें होना चाहिए एक गोल सेटिंग के दौरान। कि स्पेसिफिक एंड मेजरेबल होना चाहिए, जो उसका डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव वर्डेड होना चाहिए। देन आता है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। इंडिविजुअल गोल्स हैं जो कि वो टुवर्ड्स द टीम गोल्स होने चाहिए। प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। एंड देन रिटन एंड मॉनिटर्ड होने चाहिए। देन आता है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या होता है? सो हर एक लेटर पे इसका एक डेफिनेशन है। सो एस से स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर एंड वेल डिफाइंड होना चाहिए। एम से मेजरेबल होना चाहिए कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। ए से अचीवेबल होना चाहिए कि जो भी आप एक्शन और बिहेवियर्स कर रहे हैं उस चीज के लिए वो चीजें आप अचीव कर सके। आर से रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब जो एथलीट की कैपेबिलिटी है, उसकी क्षमता है, उसके अंतर्गत होनी चाहिए। देन टी से टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब वहां पे एक डेडलाइन होना चाहिए। सो आपको याद रहेगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। इसके एग्जाम्पल दिया है, इम्प्रूव स्क्वाट स्ट्रेंथ बाय 10% इन 6 वीक्स बाय ट्रेनिंग थ्राइस अ वीक। कि 10% से इम्प्रूव करना है हमें नेक्स्ट 6 हफ्तों में, हमें ट्रेनिंग हफ्ते में 3 बार से करनी पड़ेगी। देन आता है गोल सेटिंग गाइडलाइंस फॉर कोचेस। कोचेस के लिए हमारी क्या गोल सेटिंग है? तो ये फोकस करता है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस टू गोल ओवर द आउटकम। ये फोकस करता है कि जो हमारी प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है और गोल्स और आउटकम्स। तो जो भी हमारे गोल्स हैं, तो सबसे पहले कोचेस सेट करते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, तो वो प्रोसेस पे ध्यान देंगे, ना कि सीधे कि वो जीत रहा है कि हार रहा है। तो आउटकम पे ध्यान नहीं देना है। देन सेट रिटन एंड विजिबल गोल्स। जो भी गोल उन्होंने सेट किए हैं वो लिखे हुए होना चाहिए और वो हमें प्लेयर को दिखते रहना चाहिए, ताकि हम उस पर री कर सके, ताकि हम उसमें कुछ कुछ फीडबैक देते रहे। यूज लॉग्स एंड जर्नल्स टू ट्रैक द गोल प्रोग्रेस। हमें कुछ जर्नल्स या लॉग्स यूज करना चाहिए ताकि हम उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। तो ये कुछ कोचेस के लिए गाइडलाइंस है। देन हमारा आता है गोल सेटिंग। देन आता है हमारा प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक, कि एथलीट को हम कोचेस रेगुलर फीडबैक दे सके, ताकि जो भी उनके गोल्स है उनको उसमें चेंजेस कर सके, और उस जब जब उसकी नीड हो चेंजेस करने की, उनको चेंज कर सके और अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल उस चीज को वो अचीव कर सके। देन एथलीट को इंकरेज करना पार्टिसिपेशन के लिए, और उसके गोल के अकॉर्डिंग चीजें करवाना। तो ये एथलीट को इंकरेज करना। देन रिकॉग्नाइजेशन स्मॉल रिवॉर्ड्स एंड सक्सेस, कि जब भी उनको कुछ भी सक्सेस मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करना, उस चीज को सराहना। देन एडजस्ट गोल बेस्ड ऑन एथलीट्स मूड, इंजरीज एंड कॉन्फिडेंस। जो हमारे गोल्स हैं उनमें इस तरीके के चेंजेस करना या फिर एडजस्ट करना, जब अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो रही है, कभी वो लो फील कर रहा है या फिर उसका मूड सही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी चीज़ों को एडजस्ट करना। ये सारी गाइडलाइंस हमारे कोचेस के लिए हैं। देन आता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन स्पोर्ट्स, कि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का कंसेप्ट स्पोर्ट्स में कैसा है।
तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक मेंटल एंड इमोशनल ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे एक एथलीट जो होता है उस चीज से गुजरता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, अपने प्रेशर को मैनेज कर सके, अपने फोकस को कंट्रोल कर सके और अपनी कंपटीशन की ड्यूरेशन में अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन कर सके। सो ये हो गया साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, जहाँ पे एक एथलीट अपनी मेंटल इमोशनल ट्रेनिंग और ये सबको मेंटेन रखता है ताकि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, वो मैनेज कर सके प्रेशर को, अपना फोकस मेंटेन कर सके और कंसिस्टेंसी को रख सके ड्यूरिंग द कंपटीशन। अब ये बात कर रहे हैं कि इट इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल स्किल, strategies to handle stress, build confidence, maintain motivation and improve concentration। ये डेवलप करता है साइकोलॉजिकल स्किल जो कि हेल्प करता है एक प्लेयर को स्ट्रेस हैंडल करने पे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखने पे, उसका मोटिवेशन बढ़ाने मेंटेन रखने पे एंड उसका कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने पे। It is a structured process aimed at optimizing the mental readiness of an athlete before, during, and after the competition and training session। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे एक प्लेयर की रेडीनेस, मेंटल रेडीनेस की नहीं मुझे तो करना ही है ये चीज, उस चीज को ऑप्टिमाइज करता है अब किसी भी कंपटीशन के पहले या उस दौरान या उसके बाद में, कि प्लेयर रेडी रहे, उसको मेंटली इमोशनली रेडी रखे रादर देन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की बात करें। देन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहली है कि परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट। ये हर चीज में हमारा इंपॉर्टेंस का ये सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमें परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है, उसके कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड उसके मैकेनिज्म को, कॉपिंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना है। देन आता है कि एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को पीक लेवल पे अचीव कर सके अंडर द टाइम ऑफ हाई प्रेशर, कि बहुत प्रेशर वाले सिचुएशन में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। देन आता है कंसिस्टेंसी, कि वो उसकी परफॉर्मेंस को फ्लक्चुएट ना करे ड्यू टू इमोशनल एंड मेंटल डिस्ट्रैक्शन, कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम सेम रहे, अच्छी रहे, इम्प्रूव करते रहे, ना कि जो उसकी इमोशनल एंड मेंटल डिस्ट्रैक्शन उसको अफेक्ट करे उसकी परफॉर्मेंस को। देन आता है encourages routine mental habits that lead to stable outcomes। उसकी encourage करना जो उसकी रेगुलर रूटीन की चीजें हैं, उसकी मेंटल हैबिट्स हैं, ताकि उसके उसमें एक स्टेबल आउटकम्स बना रहे। देन आता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट, कि उसका तनाव और चिंता का प्रबंध करना, जहाँ पे हेल्प करता है एथलीट्स को डील करता है कि ताकि वो जो प्री कंपटीशन एंजाइटी है और इन गेम एंजाइटी और जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल कर सके। उसके लिए कोचेज या टीचर्स सिखाते हैं कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ताकि वो अपने अराउजल या एग्रेशन को कंट्रोल कर सके। जैसे आप ब्रीदिंग टेक्निक्स अपना सकते हैं 6-2-6 में, कि 6 सेकंड आपने ब्रीद इन किया, फिर 2 सेकंड होल्ड किया, फिर आपने 6 सेकंड आपने एक्सेल किया। देन आता है इम्प्रूव फोकस, आपकी बेहतर एकाग्रता, आपके फोकस को इम्प्रूव करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस से। देन आता है शार्पन्स अटेंशन ऑन द टास्क और गोल एट द हैंड, आपके अटेंशन को शार्पन करना और आपके गोल्स को अचीव करना। देन आता है मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता, बिल्ड रेजिलियंस एंड परसेवरेंस। तो इसमें होता है कि आपको नेवर गिव अप का एटीट्यूड देना, कि नहीं हमें थक गए तो क्या हुआ बट हम स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कोई बॉक्सर है वो थक भी गया फिर भी अपनी फाइट कंटिन्यू कर रहा है, तो ये उसके अंदर रेजिलियंस बिल्डअप करता है। एंड हेल्प्स एथलीट्स रिकवर क्विकली फ्रॉम द फेलियर्स एंड सेटबैक्स, ये एक एथलीट को हेल्प करता है कि जल्दी वो रिकवर कर सके अपने फेलियर और सेटबैक से। देन आता है मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग्स। इसमें क्या होता है कि जो एथलीट्स होता है वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटेड रहता है एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को इनहैंस इंटरनल ड्राइव टू अचीव सक्सेस, वो इंटरनली ड्राइव रहता है ताकि वो सक्सेस को अचीव कर सके। देन आता है टीम कोहेजन, मतलब टीम बॉन्डिंग, टीम कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है ताकि उनके बीच में ट्रस्ट बना रहे एंड कॉपरेशन बना रहे अमंग द टीम मेंबर्स। ये हमारे इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के। अब की कंपोनेंट्स क्या है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के, सो गोल सेटिंग्स, सबसे पहले स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम आउट, ये इंक्रीज करता है मोटिवेशन, डायरेक्शन एंड क्लैरिटी को। देन आता है मेंटल इमेजिनरी एंड विजुअलाइजेशन, ये आपको मानसिक चित्र देता है, कल्पना करता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है, आपकी टेक्निक इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है ना, आपको रेडी रख रहा है।
देन आता है सेल्फ टॉक, खुद से बात करना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है एंड आपके जो नेगेटिव थॉट्स है उनको हटाता है। देन आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स कैसे होते हैं? हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। ये आपकी फिजिकल एंड मेंटल टेंशन को कम करती है। देन कंसंट्रेशन टेक्निक्स, ये आपकी मेंटेन करता है कि फोकस को और डिस्ट्रैक्शंस को हटाने में हेल्प करता है। जैसे कुछ क्यू वर्ड्स हैं, रूटीन प्रैक्टिस एंड माइंडफुलनेस, आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आपका कंसंट्रेशन वर्ड बढ़ सके। कुछ क्यू वर्ड्स है जो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आप बोलते रहे ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। देन अराउजल रेगुलेशन, ये एडजस्ट करता है आपके एनर्जी लेवल को, ताकि आपकी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी टेक्निक्स कर रहे हैं, उसको काम रखने में, आपको काम रखने में। देन अराउजल शुड मैच द डिमांड ऑफ द स्पोर्ट्स, लो अराउजल फॉर आर्चरी एंड हाई अराउजल फॉर बॉक्सिंग। सो आपके अराउजल को, आपको डिमांड को मैच करता है। सपोज अगर आप आर्चरी कर रहे हैं तो आपका लो अराउजल होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वहीं हाई अराउजल है तो वो आपके बॉक्सिंग में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे हाई एनर्जी चाहिए होती है। देन आता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप, जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप की बात करते हैं, ताकि आपके जैसे इन्वॉल्व करता है पास्ट सक्सेस को रिकलेक्शन, अफर्मेशन एंड परफॉर्मेंस फीडबैक, आपकी परफॉर्मेंस का फीडबैक देना, आपने जो पास्ट में सक्सेस आपको मिली उनके बारे में बात करना, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। प्री परफॉर्मेंस रूटीन्स, जो आपके आपका जो बिहेवियर है, आपका मेंटल प्रिपेयर करना परफॉर्मेंस के पहले, ये हेल्प करता है एथलीट को कंट्रोल करने में उसके फोकस को। ये इसके की कंपोनेंट्स हो गए। देन आता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन प्री कंपटीशन पीरियड। सो कंपटीशन पीरियड के पहले की बात कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है? साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एन एथलीट परफॉर्मेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एस्पेक्ट होता है किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस का, जो कि इन्वॉल्व करता है मेंटल स्ट्रैटेजीज टू इनहांस फोकस एंड कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड इमोशनल कंट्रोल बिफोर द कंपटीशन। ये एक मेंटल स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे प्लेयर का फोकस बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मोटिवेशन बढ़ाता है एंड उसका इमोशनल कंट्रोल करता है कंपटीशन के पहले। अब इनको दो दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, जो कि हम वीक या मंथ की बात करते हैं बिफोर कंपटीशन, और एक होता है शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन, जो कि कुछ एक दो दिन या फिर कुछ घंटों पहले की हम बात करते हैं। सो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में गोल सेटिंग की बात करेंगे। सेम स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। इसमें भी हम प्रोसेस वर्सेस आउटकम गोल की बात करेंगे, जो हमने पहले पढ़े थे, 3 टाइप के गोल्स होते हैं। ठीक है, सो प्रोग्रेस, प्रोसेस एंड आउटकम। सो प्रोसेस गोल जो होता है फोकस करता है ट्रेनिंग, टेक्निक, स्ट्रैटेजी, जैसे आपको मेंटेन करना है अपनी प्रॉपर ब्रीदिंग रिदम को। एंड आउटकम गोल क्या है कि हमें फोकस करना है रिजल्ट पे, जैसे कि हमें मैच जीतना है। सो प्रोसेस एंड आउटकम, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे स्ट्रक्चर करना है ताकि हमारी प्रोग्रेस हो सके, ताकि हम बढ़े। देन आता है मेंटल स्किल ट्रेनिंग। अब मेंटल स्किल ट्रेनिंग कैसी होगी? इमेजिनरी एंड विजुअलाइजेशन। हमें प्रैक्टिस करना है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम कल मैच में ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारी मेंटल इमेजिनरी विजुअलाइजेशन टेक्निक हो गई कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं मेंटली एंड इनहांस द कॉन्फिडेंस एंड फेमिलियरिटी, उस चीज़ से फेमिलियर होने का ट्राई करते हैं। हम स्किल की रिहर्सल करते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और एंजाइटी को मैनेज करते हैं। देन आता है सेल्फ टॉक। हमें पॉजिटिव अफर्मेशन यूज करने की, नो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दिस, ताकि हम खुद से बात करते हैं, जहाँ पे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करते हैं कंस्ट्रक्टिव थॉट से। देन आता है कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। कंसंट्रेशन अटेंशन की बात करते हैं तो एकाग्रता एवं ध्यान नियंत्रण की बात करते हैं, जहाँ पे हम टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ कीवर्ड, सिलेक्टिव अटेंशन टू स्टे फोकस, कि हम स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों पर अटेंशन देंगे, ना कि हर चीज़ पर टेंशन देंगे, तो हमारा कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ता है और हमें डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होता है। देन अराउजल रेगुलेशन, हम ऐसे टेक्निक्स को यूज करेंगे ताकि हम रिलैक्स हो सके, और जैसे हमने अराउजल, अगर हाई अराउजल की नीड है तो हम उसको उस तरीके से करें, अगर हमें लो अराउजल की नीड है तो हम डीप ब्रीदिंग करें। तो ये सारी चीज़ें लो अराउजल की, अराउजल रेगुलेशन की बात हो गई। देन इसमें एक और चीज़ दी है कि टेक्निक्स क्या क्या है। हम मोटिवेशनल म्यूजिक सुने, पेप टॉक करें, आपस में बात करें, तो ये सारे हमारे अराउजल लेवल की बात होती है। देन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एफिकासी। सो आत्मविश्वास एवं स्वयं प्रभावकारित निर्माण। तो इसमें सक्सेस ट्रेनिंग, इंक्रीज बिलीव इन एबिलिटी। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, तो आपकी अंदर से एबिलिटी और आपका बिलीफ बढ़ेगा, और आपकी रिव्यू करना पास्ट सक्सेस को और आपकी स्ट्रेंथ को, कि आप पहले कैसे जीते थे और आपकी स्ट्रेंथ क्या थी।
तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और सेल्फ एफिकासी भी बढ़ाती है। देन स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेस को एंजाइटी को मैनेज करना एंड आपके जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग मतलब नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलना। देन टीम कोहेजन फॉर टीम स्पोर्ट्स, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करना, रोल क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की सबके रोल डिफाइंड होना चाहिए और कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। देन आता है शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं, ये हमने लॉन्ग टर्म की बात करी है। देन शॉर्ट टर्म में तो हम बात करेंगे प्री कंपटीशन रूटीन्स, जस्ट कंपटीशन के पहले क्या क्या चीजें हम करेंगे। सो फिजिकल एंड मेंटल वार्म अप, फिजिकल में लाइट एक्सरसाइजेस एंड मेंटल की बात करेंगे तो विजुअलाइजेशन की हम मैच में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या स्किल्स और टेक्निक्स को हम प्लान कर रहे हैं। देन कंसिस्टेंट रिचुअल्स, ये हेल्प करता है हमारे मेंटल रेडीनेस को, जैसे हमने म्यूजिक सुना, हमने स्पेसिफिक वार्म अप या ड्रिल्स किया, तो ये हमारे प्री कंपटीशन रूटीन्स हैं। देन लास्ट मिनट मेंटल स्ट्रैटेजी, तो हम लास्ट मिनट क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि हम फोकस करना है प्रोसेस पे, हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हमें एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, हमें अपनी ब्रीथ को कंट्रोल रखना है ताकि हम एंजाइटी को कंट्रोल रख सकें। देन हमें पॉजिटिव टॉक करना है ताकि हम कॉन्फिडेंट रह सकें। देन हमें अपनी एनर्जी का मैनेजमेंट करना है ताकि हम हमारा जो अराउजल लेवल है उसको हम मैचअप कर सकें, ठीक है। देन मैनेजिंग प्रेशर नर्व्स, की जो भी प्रेशर या फिर बहुत ही दबाव आ रहा है, घबराहट हो रही है, उस चीज को उसको एक्सेप्ट करके एक्नोलॉज करके आप उसको नॉर्मल करना। देन अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना, ओवर एनालिसिस नहीं करना, एक्सटर्नल प्रेशर को नॉर्मलाइज करना। देन आता है कोच रोल इन शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन, जो कोच का क्या रोल होता है, आपको उनको प्रोवाइड करना है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अच्छे फीडबैक्स, ताकि उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, घबराहट हो रही है, उन चीज़ों को वो पॉजिटिव वे में लेके जाएं एंड रीअश्योरेंस की नहीं नहीं तुम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बोलना। इनको लास्ट मिनट टेक्निकल ओवरलोड नहीं देना, लास्ट अवॉइड करने की लास्ट मिनट बहुत ज़्यादा ओवरलोड दे दिया। एंड मेंटेनिंग काम एंड कॉन्फिडेंट डीमनर, उनको बहुत ही काम बनाना है एंड कॉन्फिडेंट बनाना है कि तुम इजीली कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। देन आता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ड्यूरिंग द कंपटीशन। अब हमने ये बात करी थी शॉर्ट टर्म की, अब हम ड्यूरिंग द कंपटीशन की बात कर रहे हैं। सो आपको सबसे पहले मेंटेन करना है ऑप्टिमल अराउजल लेवल, मतलब ना कि ज़्यादा और ना कि कम, आपको एक जो ऑप्टिमल लेवल का अराउजल लेवल चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। सो ओवर अराउजल लेवल, अगर बहुत ज़्यादा अराउजल लेवल बढ़ रहा है तो आपको नर्वसनेस हो सकती है। तो अगर नर्वसनेस हो रही है तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करना है, जैसे आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करी, आपने प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स यूज करा। एंड अंडर अराउजल मतलब लैक ऑफ एनर्जी, तो आपको अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आपको साइकअप स्ट्रैटेजीज यूज करना है ताकि आप मोटिवेशनल बातें करो, आप खुद से बात करो, ब्रिस्क मूवमेंट, आप मतलब धीरे धीरे बहुत तेज उस चीजों को करो, तो वो सारी चीजें आपकी लैक ऑफ एनर्जी में काम आती हैं। देन ये हम ड्यूरिंग द कंपटीशन की बात करेंगे क्या चीजें कर सकते हैं। देन आता है फोकस एंड कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजीज, जैसे हम कीवर्ड्स यूज करें, तो स्टे स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट पॉइंट, बस एक और पॉइंट्स लेना है तो आपका फोकस वापस से रीगेन हो सके। देन सिलेक्टिव अटेंशन, ताकि आप जो बहुत सारा क्राउड नॉइस कर रहा है, अपोनेंट्स का माइंड वो कैसे आपको रिएक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है एंड जिस चीज़ को फोकस करना है उसी चीज़ पे आपको टारगेट करना है। देन प्रेजेंट मोमेंट फोकस, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने पास्ट मिस्टेक्स को नहीं लेके आनी है, फ्यूचर आउटकम्स नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट के टाइम पे फोकस करना है। तो ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ड्यूरिंग कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम। देन इमोशनल कंट्रोल, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, आपको अपने मिस्टेक्स को हैंडल करना है, अगर गलतियां हो रही तो उनको दोबारा रिफ्रेन करके दोबारा से अच्छे से फोकस करके ताकि वो गलतियां ना हो उन पे डील करना है। देन डीलिंग विद प्रेशर, आपको प्रेशर से डील करना है। और फिर आता है मैनेजिंग एग्रेशन, आपने अपने एग्रेशन को मैनेज करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड रहे। देन अडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं कि आपको स्ट्रैटेजीज में एडजस्ट होना है, अपोनेंट्स के मूव्स को समझना है और अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं तो उनको भी आप डील कर सको। देन आता है कोच रोल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, कोच का क्या रोल है, तो वो प्रोवाइड करे छोटे और क्लियर इंस्ट्रक्शंस को ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना दे, ओवरलोड ना करे। देन यूज पॉजिटिव री, उनको अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, जैसे कि यू आर डूइंग वेल, जस्ट एडजस्ट योर स्टांस, अपने स्टांस को एडजस्ट कर लो, बाकी आप सब सही कर रहे हो। एंड स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट टू इन्फ्लुएंस द एथलीट्स माइंडसेट, उनको काम एंड कॉन्फिडेंट रखना है ताकि एथलीट का माइंडसेट इन्फ्लुएंस अच्छा कर सके।
देन साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन पोस्ट कंपटीशन। आप कंपटीशन के बाद की बात कर रहे हैं हम, कि क्या क्या चीजें कंपटीशन के बाद हमें उनकी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करवानी है किसी भी प्लेयर की या टीम की। सो इमीडिएट पोस्ट कंपटीशन 0 से 24 आवर्स की बात कर रहे हैं। तो इमोशनल रिलीज, जो इमोशनल मतलब जो उसके मन में बातें हैं, क्या इमोशंस है, उन चीज़ों को रिलीज करवाना, उनको हेल्प करना कि आप बोलो, आप एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, या तो वो खुश होंगे या तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। देन कूल डाउन रूटीन, कि लाइट लाइट एक्सरसाइजेस कराना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करना ताकि उनका एड्रेनाइन रिड्यूस कर सकें। देन इनिशियल फीडबैक, छोटे छोटे से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स उनको देना कि अपन को फोकस पे काम करने की जरूरत है, ना कि हमें आउटकम पे ध्यान देना। तो ये सारे उसके इनिशियल फीडबैक्स हैं। देन आता है इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन, मतलब 1 से 7 दिन के बीच की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हमें अब उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि क्या चीजें हमारी अच्छी हुई थी और कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। देन आता है इमोशनल रिकवरी, अगर वो जीत गए तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, इसलिए उनको नए गोल सेट करना एंड अवॉइड करना कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। और अगर वो हार गए हैं तो उनके फेलियर को नॉर्मलाइज कर देना और उस फेलियर से क्या हमें लेसन मिले उसके बारे में बात करना। देन आता है साइकोलॉजिकल रिकवरी। साइकोलॉजिकल रिकवरी की हम जो बात करते हैं, यहाँ पे फिजिकल रेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपके स्लीप, न्यूट्रिशन एंड मेंटल एनर्जी को रीस्टोर करते हैं। एंड मेंटल डिटैचमेंट, कि आपकी इंगेज करना नॉन स्पोर्ट एक्टिविटी, जैसे आपकी क्या हॉबीज हैं, आप लोगों से बात करना पसंद करते हैं, उन सब चीज़ों की तरफ बढ़ाना। देन स्ट्रेस रिलीफ, कि स्ट्रेस को कैसे रिलीफ करेंगे, आप मेडिटेशन करा रहे हैं, लाइट लाइट योगा करा रहे हैं, और उसकी लाइट एक्टिविटी वॉक्स करा रहे हैं। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल रिकवरी, मतलब आप मानसिक रूप से कैसे रिकवर हो रहे हैं। देन आता है प्लानिंग फॉर फ्यूचर कंपटीशन। तो हमें फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के लिए प्लान करना, जैसे हमें नए नए गोल्स को सेट करना, एडजस्ट ट्रेनिंग बेस्ड ऑन कंपटीशन परफॉर्मेंस। देन एड्रेस वीकनेस, की क्या क्या हमारी वीकनेसेस थी, जैसे हमारी मेंटल स्किल्स पे काम करना कि हमें एंजाइटी कंट्रोल करना है, एंड हमारे टेक्निकल फ्लॉज को भी चेकआउट करना। देन आता है हमारा कोच रोल इन पोस्ट कंपटीशन। कोच का क्या रोल है आफ्टर द कंपटीशन, तो उनको कंडक्ट कराना है स्ट्रक्चर्ड डीब्रीफिंग सेशन, मतलब पहले तो एक छोटा सा सेशन ऑर्गेनाइज कराना है जहाँ पे वो उस चीज़ को ब्रीफ करे। देन बैलेंस करना है प्रेज विथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब उनको ऐसा बैलेंस करना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सके, उनको बढ़ावा भी दें एंड उन्होंने जो गलतियां करी है उन चीज़ों को वो क्रिटिसाइज भी कर सके। देन हेल्प एथलीट्स ट्रांजिशन फ्रॉम आउटकम फोकस टू ग्रोथ फोकस माइंडसेट, कि उनको एथलीट को रेडी करना कि जो उनका आउटकम फोकस था कि उनको सिर्फ जीतने से मतलब है, उससे शिफ्ट करा के उनका जो ग्रोथ माइंडसेट है कि हमें कैसे स्किल को इम्प्रूव करना है, उन सब चीज़ों पे ट्रांसफॉर्म करना। देन आता है कॉमन चैलेंजेस एंड सोल्यूशन, क्या क्या चीज़ों में हम चैलेंजेस फेस करते हैं एंड उनके सोल्यूशन क्या हैं। सो चोकिंग अंडर द प्रेशर, दबाव में घबराहट, मतलब आपको जब भी घबराहट हो रही है या फिर आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ऐसी जो जहाँ पे जिन सिचुएशंस पे आप ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस में वो चीज़ें फेस करना। सपोज अगर आप बास्केटबॉल का मैच लगा रहे हैं, तो लास्ट सिचुएशन कैसी होती है कि आप 10 सेकंड बचे हैं ना, आप 2 पॉइंट से आप है, तो इस टाइप की सिचुएशंस को अपने प्रैक्टिस टाइम में इम्प्लांट करना। देन पोस्ट कंपटीशन, कि अपने अगर बर्नआउट हो गया, बहुत थक गए, तो उनको रेस्ट देना और अपनी ट्रेनिंग में चेंजेस लाना। देन ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विनिंग, तो अगर उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है तो उनको उनकी इन चीज़ों को इम्प्रूव करना एंड उनको जो उनके प्रीवियस गोल्स हैं उनसे ज़्यादा हायर लेवल पे सेट करना। देन सेल्फ डाउट आफ्टर द लॉस, जो अगर उनको सेल्फ डाउट आ रहा है, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी प्रोग्रेस को हाईलाइट करना कि देखो तुमने ये चीज़ें बहुत अच्छी करी थी, एंड उनकी जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है उनको उनके बारे में बात करना। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट यूनिट रहेगा